हेलो दोस्तों, दाऊद नगर विजन चैनल में आपका स्वागत है। विजन संकल्प एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जो आप लोग आज सेट दिए हैं उसी का डिस्कशन करेंगे हम लोग जीके जीएस के बारे में जो 75 क्वेश्चन था आपका, उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना। और उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर हम लोग 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई पिंड 20 मीटर ऊंची से मुक्त रूप से गिरता है। अब 5 मीटर की दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी यही तो क्वेश्चन है कि कोई पिंड 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है, 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी, यहाँ से अगर बात करें यहाँ से तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वस्तु की अपनी जो है, इसका देखिए कुल ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी, स्थिति ऊर्जा के 1/4 के भाग की हानि होगी, स्थिति ऊर्जा के 1/4 भाग की वृद्धि होगी, है ना। तो इसका जो है कुल ऊर्जा का 1/4 भाग की हानि होती है। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है बिल्कुल राइट है। हम लोग देखेंगे कुल ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी। आप लोग देखे होंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो क्वेश्चन में सबसे पहले यही बात है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंद कमरे में किसी चालू फ्रिज का दरवाज़ा यदि खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे पर उसका नेट प्रभाव क्या होगा, है ना। बंद कमरा है, अगर उसमें हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर छोड़ देते हैं तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा बताइए, ठंडा कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, है ना। कमरा को क्या करेगा तो पूरी तरह से गर्म कर देगा। तो इसका जो आंसर है ये आंसर इसका बी होने वाला है। तो हम लोग देख लेंगे, इसका आंसर बी होगा कि क्या करता है तो कमरा जैसे हम लोग फ्रिज को अगर ओपन करके छोड़ देंगे तो कमरा क्या करेगा तो कमरा को पूरी तरह से गर्म कर देगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये कौन सा होगा, इसका आंसर बी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का, है ना, कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, है ना, या फिर हम बराबर के कमरे के बातचीत करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन 3 नंबर ये है कि हमारा ये कमरा है और कमरे के ठीक बगल में दूसरा कमरा है, और हम क्या करते हैं कि बगल वाले कमरे का बातचीत सुन लेते हैं। तो ये जो बातचीत सुनते हैं हम, ये बातचीत किसके द्वारा सुनते हैं जी? तो हाँ, तो यहाँ पर है ये तुम्हारा आपका विवर्तन, डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन या विवर्तन। तो इसका जो आप 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस 3 नंबर क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है विवर्तन। इस विवर्तन के कारण हम पड़ोस की आवाज़ को भी सुन लेते हैं, पड़ोस के रूम वाले आवाज़ को सुन लेते हैं। अब किसी के भी झगड़ा हो रहा है उसकी आवाज़ को भी हम लोग सुन लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। लोहे की एक गेंद को जब हम गर्म किया जाता है ना, कि लोहा का एक गेंद है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी किसमें? उसके व्यास में, आयतन में या सतत क्षेत्रफल में, है ना। किसमें होगा जी बताइए। तो इसमें सबसे अगर देखेंगे वृद्धि की बात, तो वृद्धि किसमें होगा तो आयतन में, है ना। लोहा के जब गेंद को हम गर्म करते हैं तो लोहा के गेंद के जब गर्म करने के बाद उसके आयतन में क्या होता है तो वृद्धि हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्याम पट काला दिखता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्याम पट जो है ये काला दिखता है, क्यों दिखेगा जी? श्याम पट आपको काला क्यों दिखता है? वह हरे रंग का परावर्तन करता है, वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है, वह काले रंग का अवशोषण करता है ना, वह काले रंग का परावर्तन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन हम लोग देखेंगे इस हिसाब से बी हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है वह किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है ना, किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है। मतलब श्याम पट जो है ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड या जो है वह किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है ना, रिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसके वजह से काला दिखता है, ठीक है। 5 की बात अगर और बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, अपचायी परिणामित्र में, है ना, अपचायी परिणामित्र में एसी निर्गत क्या प्रदान करता है? तो इस देखिए जी, इसका 1 नंबर, है ना, इसका 1 नंबर निवेश धारा से अधिक धारा, है ना, निवेश धारा से अधिक धारा। उसके बाद ऑप्शन अगर क्वेश्चन नंबर और बात करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडारण पाए जाते हैं, कौन है जी? प्लूटोनियम की बात करें, रेडियम की बात करें, थोरियम की बात करें या यूरेनियम की बात करें, तो भारत में अगर बात करें भंडारण के मामले में, तो भारत के भंडारण में सबसे अधिक किसका है? तो किसका है जी? तो थोरियम का। किसका? थोरियम का। भारत में
बड़े भंडारण के रूप में किसको जानते हैं हम लोग, थोरियम को। तो इसका और 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में थोरियम है और थोरियम ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है मीथेन अणु की प्रवृत्ति कैसी होती है। मीथेन का फुल फॉर्म सबको याद ही है ना, मीथेन का। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो चतुष्फलकीय। कैसा, चतुष्फलकीय है ना। मीथेन का क्या होगा, तो चतुष्फलकीय, अणु आकृति चतुष्फलकीय हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें कि एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है ना, एक बंद बोतल है जिसमें सामान्य ताप पर जल है, चंद्रमा पर ले जाया गया और उसका ढक्कन हटाया गया। मतलब एक बोतल में पानी भरिए और लेकर चल जाइए चांद पर, और चांद पर जाकर उसका बोतल का ढक्कन खोलिएगा तो क्या होगा, पानी गर्म होने लगेगा है ना, या उबलने लगेगा, जम जाएगा है ना, यही सब बातें हैं। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन है जम जाएगा, उबलने लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। अरे वाह, ये तो देखिए ऑक्सीजन की बात कर रहा है जी, चंद्रमा पर ऑक्सीजन है नहीं, तो ये तो ऑप्शन आप डायरेक्ट ऐसे गलत मार देंगे है ना, बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा है ना, ऐसा है तो नहीं। इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, तो जम जाएगा है ना। जैसे ही आप बोतल का ढक्कन खोलिएगा चांद पर ले जाकर पानी, तो बोतल जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसका पानी जम जाएगा। तो 9 नंबर का कितना है, 9 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है, कौन सा एक पानी में घुलनशील है। तो इसका कौन सा आंसर है, सोडियम ऑक्साइड है ना, Na2O सोडियम ऑक्साइड है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 11 नंबर क्वेश्चन का कि निम्न अभिक्रिया देख ही रहे हैं आप लोग, रिएक्शन देख रहे हैं है ना, रिएक्शन आप डायरेक्ट देखिए बोर्ड पे है ना। रिएक्शन के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसके लिए कौन सा कथन असत्य है। तो आप देखिए इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करें 12 नंबर का क्वेश्चन का, 12 नंबर क्वेश्चन कि टमाटर में है ना, क्वेश्चन नंबर बी टमाटर, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है ना। टमाटर का रंग जो है लाल क्यों होता है। तो सही ऑप्शन इसका है लाइकोपीन के कारण है ना। टमाटर का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण। अगर यही बात है आप लोग से एकदम, इसका कमेंट में आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो आप चुकंदर खाते हैं उस चुकंदर का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, चुकंदर का लाल रंग जो है वो क्यों होता है, किस कारण होता है, आप कमेंट में इसका आंसर दें, ठीक है। एक है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि टमाटर का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में है डीएनए के द्विगुण प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था। तो ये थे वाटसन एंड क्रिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है ना। मैमथ बोलते हैं हाथी को ही हम लोग मैमथ के नाम से जानते हैं। अब हाथी के पूर्वज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मैमथ के नाम से। तो हाथी के पूर्वज को क्या नाम से जानते हैं, मैमथ। तो मैमथ किसका पूर्वज है, तो मैमथ है हाथी का पूर्वज। मैमथ किसका पूर्वज, तो मैमथ है हाथी का पूर्वज। तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, मैमथ पूर्वज है। किसका पूर्वज है, तो हाथी का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का है ना, क्वेश्चन नंबर 15 कि जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतु में जो होता है ना, इसका आंसर देखिए जी, इसका आंसर है ना, ऑप्शन ए में है जीवाणु, ना जीना, जीवाणु के कारण नहीं, कवक के कारण भी नहीं, प्रोटोजोआ के कारण नहीं। इसका डी ऑप्शन छूट गया है ना, डी ऑप्शन छूट गया है। ऑप्शन डी में है इसका वायरस के कारण है ना, वायरस के कारण, किसके कारण, वायरस, विषाणु के कारण, विषाणु के कारण, वायरस के कारण। तो जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग है, जंतुओं में जो होने वाला फूड एंड माउथ रोग है वह किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मारेंगे आंसर, वायरस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 16 में कि वह कौन सा नेत्रदान में प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इंटरेस्टेड है जी, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 इंटरेस्टेड है ना, कि कौन सा जो नेत्र का कौन सा पार्ट है जो आप क्या करते हैं
क्या करते हैं, तो दान करते हैं, डोनेट करते हैं, रेटिना को या पूरी आँख को ही, या सिर्फ कॉर्निया को या नेत्र लेंस को। तो जब आँख डोनेट की बात आती है तो उसमें सबसे ऑप्शन इसका करेक्ट है आपका कॉर्निया। हम लोग सिर्फ कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं। तो इसकी कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है जी, है ना, ब्लैक हार्ट का कारण कौन है। आलू में एक रोग है ब्लैक हार्ट, और उसका कारण क्या है, तो उसका सबसे इसमें आंसर सटीक है, आप देख सकते हैं इसका बोरोन की कमी। जैसे ही आलू में बोरोन की कमी हो जाती है तो वहाँ ब्लैक हार्ट नामक एक रोग हो जाता है आलू को, है ना। तो किसकी कमी से, तो बोरोन की कमी से, किसकी कमी से, बोरोन की कमी से। तो क्वेश्चन 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है रजत मीन। कौन सा मीन, रजत मीन। रजत मीन मछली है ना, एकदम वास्तविक मछली नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है रजत मीन। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 19 कि फर के रस या खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। फर के रस या फिर खमीरीकरण, खमीरीकरण कहने का मतलब किससे है, तो कवक से है ना, कवक से है। खमीरीकरण कहने का मतलब कवक से। तो कवक जो है हमेशा क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, डी, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन ए में है CH4, है ना, इधर फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 20 में कि शीत निष्क्रियता पाई जाती है ना, शीत निष्क्रियता, है ना, शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है ना। तो एक है मेढक ऑप्शन, मछलियों में या मोलस्का में या प्राइमेट्स में, है ना। तो इसका सबसे जो करेक्ट आंसर है वो प्राइमेट्स है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी, प्राइमेट्स, है ना। प्राइमेट्स क्या है जी, तो प्राइमेट्स है बंदर का एक प्रजाति ही, बंदर की तरह ही एकदम हूबहू देखने को मिलता है, बंदर का एक प्रजाति है प्राइमेट्स, और इसी प्राइमेट्स में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिए हम लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कब बढ़ेगा जी, तो रक्त वाहिनियों के द्वारा, है ना, पलियारा के द्वारा, वायु कोष्ठों के द्वारा, या ब्रोनिक योलों के द्वारा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, है ना, रक्त वाहिनियों के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, एक सेकंड, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से नहीं मिलता, बल्कि फ्लेमिंग के, है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग देख रहे हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर, है ना, लगते हुए बल की दिशा मिलती है। उसके बाद 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है ना, एक अवतल लेंस के सामने वस्तु रख दीजिए, तो बताइए कि उसका जो प्रतिबिंब है ना, वही ना बात है कि उसका प्रतिबिंब है जो हमेशा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, बताइए जी, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या बनेगा, तो सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, है ना, अवतल लेंस के सामने आप किसी भी वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन का, तो 24 नंबर क्वेश्चन में है, 24 नंबर क्वेश्चन में, है ना, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कि F बराबर R/2, है ना, F बराबर R/2 है, मान है किसका, बताइए जी, को सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं, या सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं, या अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए, है ना, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसको एक सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर कितना, सी, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, है ना। और क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग साइंस को सॉल्व कर रहे हैं। बिहार पुलिस का आज प्रैक्टिस सेट 1 था और उसी में हम लोग 1 से लेकर 25 या 30 क्वेश्चन जो साइंस का है हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें
कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ना। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ किसको ले जाएगी जी, बताइए किसको ले जाएगी, है ना, किसको ले जाएगी? क्या द्रव्यमान को ले जाएगी, क्या माध्यम के कण को, या विभवांतर को, या ऊर्जा को, है ना। तो जब ध्वनि तरंग चलता है तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाता है। अपने साथ किसको ले जाता है? ऊर्जा को ले जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? तो सी। 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है ना। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का, है ना, निम्नलिखित में से कौन क्या है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए जी, क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन ए है जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा या मैग्नेनियम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कितना? डी, मैग्नेनियम। कौन सा? मैग्नेनियम। ऑप्शन नंबर कितना? तो डी, है ना। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो विलियम की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है ना। विलियम की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन ए में है मोलरता, ऑप्शन बी में है मोललता, ऑप्शन सी में है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन डी में है नॉर्मलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में क्या है? मोललता, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोललता। कि विलियम की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती, तो वह है मोललता। वह कौन सा? मोललता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 28 कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? बताइए जी, ये तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कि एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र क्या है? बताइए। सी कौन सा है जी? बताइए। क्या CnH2n है, या CnHn-2 है, या CnH2n+2 है, या CnH2n-2 है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2, CnH2n-2। इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कितना नंबर क्वेश्चन थे? तो 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 1 से लेकर 28 तक, ऑप्शन नंबर डी तक। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? रिएक्शन है कि उपर्युक्त अभिक्रिया, है ना, उपर्युक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक, अब बताइए जी इसमें ऑक्सीकारक, अब देखिए MnO2 क्या है? तो MnO2 ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है यहाँ, तो ऑक्सीकारक हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है ना। रेडियो सक्रियता को जो मापने की बात आएगी तो रेडियो सक्रियता को हम लोग किससे मापते हैं? तो GM गणक से। किससे? GM गणक से। ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए उसके बाद यहीं तक साइंस का क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 31 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, और कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट करने हैं कितने से? तो क्वेश्चन नंबर 31 से, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में अगर बात करें हम, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 में तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ था, है ना। मानव का बात करें कि मानव के पहले क्या था कि ये पाषाण काल में कि लोगों को, जब लोग को दफनाया जाता था तो लोगों के दफनाने के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। जब लोग मर जाते थे तो लोगों को जब दफनाया जाता था तो उन्हीं के साथ साथ कुत्ता को, बकरी को, तब मानव को ऐसे या उनके दास को दफना दिया जाता था। तो इसमें डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, मानव के कंकाल के साथ कुत्ता का कंकाल, मतलब कि कहाँ? जब मानव को दफनाया गया तो उस मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया। तो वो है जगह बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम कहाँ है? तो वह बुर्जहोम है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर। यही जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम एक जगह है, ऑप्शन नंबर इसका बी, बुर्जहोम एक जगह है जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला था, है ना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि मानव के साथ बकरी का कंकाल कहाँ से मिला, यानी मानव के साथ बकरी कहाँ से दफनाया गया, तो वो था मेहरगढ़। कौन सा जगह? मेहरगढ़ में मानव के साथ बकरी को भी दफनाया गया, कौन सा जगह? मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ में। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि मानव के साथ, है ना, एक क्वेश्चन और आता है कि मानव के साथ दास कहाँ दफनाया गया? मानव के साथ उनके साथ दास को भी दफनाया गया था, और वो था यूनान में। कहाँ? तो यूनान में, है ना। यूनान में मानव के साथ क्या दफनाया गया?
तो मानव के साथ उसके दास को भी दफना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 31 ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 32 का कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। जी बताइए, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा एक जगह है ना, बहुत सारी जगहों का खुदाई हुआ, उन खुदाई में कौन सा एक जगह है जहाँ जिसे हम लोग जल प्रबंधन के लिए जानते हैं, तो वो जगह है आपका कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा को हम लोग किस लिए जानते हैं, तो धौलावीरा को हम लोग जानते हैं जल के प्रबंधन के लिए। एक जगह मोहनजोदाड़ो, एक है आपका लोथल क्या था, तो बंदरगाह था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई की गई। और हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में। उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई 1922 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो को हम लोग मृतकों का टीला बोलते हैं, है ना। और इसका जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो जल प्रबंधन के लिए कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही आंसर है, धौलावीरा। धौलावीरा किसके लिए जाना जाता है जी, जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात है। वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात व्यक्ति का नाम क्या है, तो लगध, इनको लगध मुनि के नाम से भी जानते हैं, है ना। लगध क्या, तो लगध मुनि, है ना। लगध मुनि व्यक्ति, लगध मुनि को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो लगध मुनि को हम लोग जानते हैं ज्योतिष लेखक के लिए, है ना। ज्योतिष लेखन के लिए लगध मुनि को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अगर 34 की बात करें कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, है ना। उज्जैन की बात कर रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो इसमें देख लें उज्जैन की अगर नामकरण की बात, इसका ऑप्शन नंबर देखें, तक्षशिला तो है नहीं, इंद्रप्रस्थ भी नहीं, है ना। सभी जानते हैं अवंतिका इसका, है ना। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो अवंतिका। इसको उज्जैनी भी बोलते थे, अवंतिका या उज्जैनी, है ना। अवंतिका या उज्जैनी, अवंतिका बोले या फिर उज्जैनी, या उज्जैन का क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम, ठीक है। उसके बाद और अगर बात करें हम लोग आगे क्वेश्चन की बात, तो 34 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 35 में मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज इसका करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। यूनान से आया हुआ एक राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ, मेगास्थनीज, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान एक पवित्र ग्रंथ है किसने कहा, या संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो व्यक्ति का नाम क्या है जी, तो व्यक्ति का नाम है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, है ना। भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने कहा कि संविधान क्या है, तो संविधान एक पवित्र दस्तावेज है ना। तो संविधान को किसने पवित्र दस्तावेज कहा, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखें, क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बताइए अनुच्छेद कितने से कितने नंबर तक है, तो देखिए अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक, तो बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 15 से लेकर 19 तक, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार है। उसके बाद 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम लोग, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का, वो है ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता या समानता के अधिकार के बारे में वर्णन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का, एक सेकेंड। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 38 का कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित। अच्छा, क्वेश्चन और छूट रहा है क्या इधर, अच्छा इधर क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया जिसके माता पिता या पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ था एवं उन्हें 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया गया। वह मतलब क्वेश्चन साफ तौर पर कह रहा है कि किन्हें हम भारतीय नागरिक मान रहे थे 19 जुलाई 1948 के पहले। तो जो लोग भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए उन्हें ऑलरेडी भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से भारत लोग आए 19 जुलाई 1948 के बाद, है ना, 19 जुलाई 1948 के बाद जैसे ही भारत में लोग आए
19 जुलाई 1948 के बाद, तब इन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए एक तो कि 6 माह इन्हें रुकना पड़ेगा, है ना, कितना माह, 6 माह रुकने पड़ता, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने पड़ता, है ना, 6 माह रुकना होता था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होता था, और उसके बाद ये सरकार पर डिपेंड था, ये भारत सरकार पर डिपेंड था कि उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलेगा या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर कितना जी, तो ऑप्शन नंबर इसका 6, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 6, है ना, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में भारत से पाकिस्तान, और यही बात अगर बात आगे करें तो अनुच्छेद 7 में है कि भारत से पाकिस्तान जाने पर भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो 38 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कि भारतीय संविधान, है ना, क्वेश्चन 39 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो डायरेक्ट है। अब हम देखें इसका आंसर से सी है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन से, है ना, इसी को हम लोग अस्पृश्यता या छुआछूत कानून के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन इसका मॉडल चेंज कर रहा है, अब जो है अस्पृश्यता के बारे में नहीं पूछता, क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिविल, इसको हम लोग बोलते हैं सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। लेकिन करेक्ट रूप से अगर बात करें तो अस्पृश्यता अपराध कानून को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम। उसके बाद अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 40 का, तो क्वेश्चन नंबर 40 में है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप से क्या किया गया, तो सत्रिविष्ट किया गया है ना, सत्रिविष्ट किया गया है ना। तो अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर 1935 की बात करें, 1935 के अधिवेशन का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, इसी को हम लोग शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, तो DPSP, है ना, DPSP। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 41 कि राष्ट्रीय आय लिखाओं के अनुसार, है ना, राष्ट्रीय आय लिखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो एक तो कि विनिर्माण वाली बात है, है ना, एक तो कि विनिर्माण वाली बात है, उसके बाद निर्माण वाली भी, कंस्ट्रक्शन वाली भी, और एक मैन्युफैक्चरिंग वाली भी, और एक है गैस एवं जल प्रदान, है ना, खनन एवं प्रस्तर खनन का बात नहीं करता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए आंसर इसमें छूट रहा है, ऑप्शन इसमें छूट रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, है ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो इसका जो सी हम लोग मारेंगे, इसका ठीक आंसर, है ना, कौन सा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये तीनों बातें जो है सही है, और उसके बाद ऑप्शन 4 जो है ये गलत है ना। उसके बाद हम लोग 41 के बाद 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के, है ना, कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस, है ना, महालनोबिस, अच्छा, नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है, नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, व्यवस्था में राज्य के प्रमुख अंतर्भावितता। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर कितना जी, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित क्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में, तो ये है ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 2008 में, हाँ 2008 में पारित किया गया। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है ना। तो सबका अलग अलग मॉडल है, हम लोग पढ़ेंगे, बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना, विजन फाउंडेशन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है ना।
उसमें पढ़ाया भी गया है। इसमें 44 नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो उसका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी, महालनोबिस मॉडल। नेहरू इसी को बोलते हैं हम लोग, नेहरू महालनोबिस मॉडल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है ना। कौन सा फसल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया है, तो शामिल वाला हम लोग देख लेते हैं। शामिल में गेहूं को शामिल किया गया है, दाल को शामिल किया गया है, चावल को शामिल किया गया है, परंतु तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए, तिलहन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 46 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, तो राष्ट्रपति कोविंद ने बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया। जो रिक्त स्थान को फिलअप करना है जी, रिक्त स्थान, इसमें से जितना भी बातें हैं वो सारी बातें हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत सहकारी बैंकों को लाना, या फिर बात करें हम कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, है ना, या सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है। ये जो तीनों बातें देख रहे हैं, ए से लेकर बी से सी तक, ये सारी की सारी बातें जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा लाया गया, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो 46 के बाद आगे 47 की ओर, है ना, 47 की ओर देखिए, 47 की ओर नितिन गडकरी के द्वारा, नितिन गडकरी, है ना, नितिन गडकरी, है ना, देखिए नितिन गडकरी मंत्री के द्वारा बात करता है कि CGMSD, है ना, इसको शुभारंभ किया गया, है ना, इसका शुभारंभ किया गया, और इसी का फुल फॉर्म पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ना, इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर, ये सही है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करें 48 का, क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प वंदे भारत मिशन के लिए सही है। वंदे भारत मिशन कब लाया गया जी, जब भारत में कोविड का प्रभाव था, है ना, भारत में कोविड का प्रभाव था, दुनिया भर में भारत के लोग फंसे हुए थे, तो भारतीयों को भारत में लाने के लिए कोविड-19 के दौरान, है ना, क्या चलाया गया, तो वंदे भारत मिशन चलाया गया। और इस वंदे भारत मिशन के तहत, है ना, कोविड-19 के कारण दुनिया भर में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत बुलाया गया। तो क्वेश्चन नंबर आप 48 का सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48 के बाद 49 देखें, युवा पे ऐप, है ना, युवा पे ऐप द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा जी, कौन से बैंक के द्वारा युवा पे ऐप शुरू किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर है कौन सा, तो यस बैंक। यहाँ देखिए, यस से युवा, और यहाँ से लगा देना है यस से यस, है ना, यस से यस, यस से युवा, है ना। तो युवा जो पे ऐप है, युवा पे ऐप, किसके द्वारा लाया गया है, तो यस बैंक के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है ना, भारतीय, एक सेकेंड, भारतीय, हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक के रूप में हम लोग जानते हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को, है ना, मृत्युंजय महापात्रा क्या है, तो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 कि नासा के मुख्यालय भवन का नाम रखा जाएगा, नासा का जो मुख्यालय भवन है वो किनके नाम पर नासा का मुख्यालय भवन का नाम रखा जाएगा, तो व्यक्ति का नाम क्या है, मैरी जैक्सन, ऑप्शन नंबर सी। 51 का ऑप्शन नंबर कितना, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना, सी, मैरी जैक्सन के नाम पर नासा के मुख्यालय भवन का नामकरण किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, है ना, क्वेश्चन नंबर 52 कि पूर्व फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल द्वारा वित्तीय सेवाओं के स्टार्टअप का नाम बताएं, तो इसका नाम रखा गया है, नया नाम, इसका नाम है नवी। नाम क्या है, नवी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52, है ना, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53, है ना, क्वेश्चन नंबर 53, है ना, कि असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस, है ना, जस्टिस बीपी कटेकी। असम में गैस रिसाव हुआ, उसके जो
उस समिति गठन किया गया। उस समिति के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? तो जस्टिस बीपी कटेकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 53 के बाद 54 का, कि 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? मतलब कि 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वह किस देश में होगा, है ना, उसका मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो उस फीफा महिला वर्ल्ड कप का मेज़बानी करने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 का, है ना, 54 का ऑप्शन नंबर कितना? तो बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही आयोजित होने वाला है इस बार 2023 का फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में है कि पी हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित है ना? पी हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित हैं? तो बताइए जी, बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी या शतरंज? तो शतरंज। किससे? शतरंज से। बताइए भारत में अभी तक कुल कितने ग्रैंड मास्टर हुए? शतरंज का मतलब क्या? ग्रैंड मास्टर। जो भी शतरंज में जो विजेता होता है उसको हम लोग ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट में जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है ना? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? कौन सा घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? महान साम्राज्यों का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय या राष्ट्र संघ की स्थापना? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1920 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम नहीं था, है ना। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57, तो क्वेश्चन नंबर 57 में है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है जी? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बताएं, 20 मार्च को, 21 मार्च को, 23 मार्च को या 22 मार्च को? तो करेक्ट आंसर है कितना नंबर? तो ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 में है उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है, उस उपकरण का नाम क्या है? तो बैरोमीटर। कौन सा मीटर? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा ही वायुदाब मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा ही वायुदाब मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है ना। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, कौन सा परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो जाहिर सी बात, ओजोन मंडल। सब लोग जानते हैं ओजोन मंडल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए, ओजोन मंडल, है ना, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 60, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध स्थित है ना। उसके बाद गोदावरी नदी पर जायकबाड़ एवं पेमपाद परियोजना है। उसके बाद महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। उसके बाद ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना का बनाया गया है। बहुत सारी परियोजनाएं सारी नदियों पर बनाई गई है, लेकिन इस जो क्वेश्चन नंबर 60 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा? नर्मदा नदी, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 61 देखें। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है ना। वायु में कितना परसेंट है? सब लोग जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 61 नंबर का कितना? क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। 0.03% वायु में क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, कौन सा दिशा होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी, ये डी सही है कि पश्चिम से हमेशा पूरब की ओर प्रवाह होता है, हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह होता है। ऑप्शन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? जो समान दाब से स्थानों पर गुजरते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग बढ़े आगे 64, क्वेश्चन नंबर कितना? 64 कि वह जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वह जीव जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो बताइए जी, क्या कहलाएंगे? क्या उपभोक्ता कहलाएंगे, या उत्पादक कहलाएंगे, या विघटक कहलाएंगे, या परजीवी कहलाएंगे? तो बिल्कुल वैसे जीव जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसको उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको उत्पादक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65,
और क्वेश्चन नंबर 65 में है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह कौन नदी है? नदी है ना, वह नदी का नाम बताइए जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए पूरब से पश्चिम की ओर बात कर रहा था। नर्मदा नदी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर है ना, ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, माही नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन चंबल जो नदी है वो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी, जो क्या होता है तो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है ना। इसका जो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो कौन सा विधि है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष आर्द्रता। इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 66। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है ना, क्वेश्चन नंबर 67 में है कि प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? अविभाजित है ना, प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में अविभाजित एक खंड था, प्रारंभ में अविभाजित खंड। इसको क्या बोलते थे? इसको पेंजिया बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ना। पेंथालासा भी ऑप्शन है। तो पेंजिया या पेंथालासा इसका दोनों भी हो जाएगा। पेंजिया भी या पेंथालासा इसका दोनों, पेंजिया ही बोलते थे या फिर इसी को पेंथालासा बोलते हैं, है ना। इसका जो ऊपर वाला भाग था यही पेंथालासा बाद में जो है विभाजित हो गया। ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोले? ऊपर के भाग को हम लोग अंगारा लैंड बोले और नीचे के भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड बोले। अब बीच में जो देख रहे हैं बीच में जल हो गया, इसको तेथिस सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पेंजिया पूरा प्रारंभ में क्या था? पेंजिया, और ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड और बीच में था तेथिस सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 67 का करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा जी? तो कन्फर्म आंसर पेंजिया और एक पेंथालासा और पेंजिया। इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी है ना। क्वेश्चन 67 का ए और डी। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 68 का। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है ना। पृथ्वी के अगर एक टुकड़ा अगर काट कर निकाला जाए जी, है ना, पृथ्वी के अगर एक टुकड़ा को हम लोग काट कर निकाले इस तरह से, है ना, इस तरह से एक टुकड़ा को अगर निकाला जाए तो इस तरह से, है ना। ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सियाल। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग सियाल, ठीक है। ऊपर का हिस्सा को सियाल। बीच वाला हिस्सा जो है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीमा। इसको बोलते हैं हम लोग सीमा। और ये जो नीचे वाला का हिस्सा है, नीचे वाला भाग का, इसको हम लोग बोलते हैं नीफे। तो जो देखिए इधर से सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल, सीमा जो नीफे वाला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 68 का, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, है ना। उसके बाद 68 के बाद बात करें 69 का, है ना, 69, है ना। वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है ना, वह प्रदेश जो फल के लिए जाना जाता है, फल कृषि के लिए जाना जाता है। तो देखिए जी, सवाना प्रदेश, सवाना तो घास के लिए जाना जाता है, सवाना प्रदेश किसके लिए? घास के लिए। टुंड्रा और टैगा ठंडा प्रदेश में गिनती होती है। टुंड्रा और टैगा सबसे अधिक ठंडे प्रदेश हैं। लेकिन भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या होता है? तो फल की कृषि हमेशा होती रहती है। इसलिए हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 की पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ, है ना। पंचशील समझौता आप लोग सुने ही होंगे, है ना। पंचशील समझौता, उसी पंचशील का प्रतिपादन की बात कर रहा है। तो पंचशील समझौता कब? 1955 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया। कब? 1955 ईस्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलें। और क्वेश्चन नंबर 71 में है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर ये हम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खास करके बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। लेकिन अगर बात पूछ दे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो उसके लिए हम लोग याद रखेंगे 13 फरवरी। उसके लिए याद रखेंगे कौन सा? 13 फरवरी। इस दिन मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चले। और क्वेश्चन नंबर 72 में है कि भारतीय रुपया का एक नाम, हाँ, नया प्रतीक, है ना, नया प्रतीक चिन्ह दिया गया है, कौन तैयार किए हैं, है ना। पहले अगर हम बात करें, देखिए जी, पहले हम लोग लिखते थे कैसे? 500 रुपया, है ना। अगर हम बात करें पहले हम लोग लिखते थे क्या? हम लोग लिखते थे पहले, है ना, पहले लिखते थे जैसे कि 500 रुपया, तो हम लोग ऐसे लिखते थे 600 रुपया,
हम लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन अब जो है ये जो रुपया दिख रहे हैं इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है, और अब हम लोग रुपया लिखेंगे तो 500 और रुपया की जगह पर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये हो गया रुपया का क्या, तो सिंबल, ये हो गया रुपया का सिंबल। और ये जो रुपया का सिंबल है ये कौन दिए हैं, तो उन व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार। व्यक्ति का नाम क्या है, डी उदय कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी, डी उदय कुमार। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, सभी लोग जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में है कि अमजद अली खान, है ना, अमजद अली खान, है ना, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है वाद्य यंत्रों वाला, तो एक टॉपिक ही है वाद्य यंत्र का, तो उस टॉपिक को हम लोग को पढ़ते चलना है ना। और इसी में से एक टॉपिक का क्वेश्चन है कि अमजद अली खान जो है किस यंत्र से संबंधित थे, तो वो सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे, सरोद। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सरोद। उसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें आज के सेट का, है ना। आज बिहार पुलिस का सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका आज लास्ट क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन, है ना। 75वां क्वेश्चन कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक व्यक्ति का नाम है जीन हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए, सर ने बहुत अच्छा मेहनत किया और सर के लिए हम चाहेंगे भाई एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे मैथ का सेक्शन का। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं जान पहचान के लोग हैं उनसे आप शेयर कीजिए ग्रुप में। और विज़न दाऊदनगर में 21 जून जैसा कि आज है और 11 बजे से सेट का आयोजन होना है, और जिस लोग को बिहार पुलिस का सेट सॉल्व करना है तो ये विज़न दाऊदनगर में आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं राहुल जायसवाल आज आपको मैं इसका मैथ के सेक्शन को सॉल्व करवाऊंगा। जैसे अब आपके सामने जो मैथ के क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहला 76 आप देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ठीक, दिया हुआ है रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर थीटा, रूट अंडर के दोनों हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है डिवाइड बाई आपका ये दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि cos थीटा और sin थीटा का जो रेशियो होता है वो आपका होता है cot थीटा। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर में सब है, तो इसकी वैल्यू जो रूट अंडर आएगी वो आएगी cot स्क्वायर थीटा। जब cot स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो 76 का ए जिस बच्चों ने दिया है उसका आंसर सही है। चलिए, अब 77 आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि आपसे अमाउंट पूछा है, कह रहा है कि भाई 37,500 रुपये की धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1.5 वर्षों में अगर जमा करने की बात की जाए, और ब्याज की देर कह रहा है अर्धवार्षिक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जबकि ब्याज की देर अर्धवार्षिक हाफ ईयरली है, तो जब भी ब्याज की देर अर्धवार्षिक होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होता है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4% हो जाएगा। और जो समय होता है वो दुगना हो जाता है। जब भी छमाही की बात की जाए, हाफ ईयरली की बात की जाए या अर्धवार्षिक की बात की जाए तो दर हमेशा आधा होता है और समय हमेशा दुगना होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1.5 साल का जब डबल करोगे तो 3 साल हो जाएगा। तो अब 3 साल का हमें अमाउंट निकालना है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक रूल से। भाई 37,500 रुपया दिया हुआ है, इंटू रेट को 100 से जोड़ते कितना हो जाएगा 104 अपॉन 100। इसका क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। जब पूरा इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 77 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है, तो 78 जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका अलजेब्रा से लिया गया हुआ है। ठीक है, अलजेब्रा में से लिया गया हुआ, दिया हुआ है 3x, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, प्लस 0.04x। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 3.04x इज इक्वल टू 0.608। जब x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.608 अपॉन कितना 3.04। तो आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 2 अंक है। 2 अंक होने का मतलब है कि भाई ऊपर भी 100 का गुणा करेंगे और नीचे भी 100 का गुणा करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 0.2। चलिए, तो अब 79 क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ कट गया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ था। कह रहा है कि जैक एक पोशाक को
1440 रुपये में जब बेचता है तो उसको 20% का फ़ायदा होता है। तो पूछ रहा है कि भाई जैक के लिए इस प्रोडक्ट का CP कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो जैसा कि आपको जानते हो कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हम CP को मान लेते हैं भाई 100%, और कह रहा है इस बंदे को 20% का फ़ायदा हुआ, तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 120%, और 120% में बेचा है और कह रहा है 1440 रुपये में बेचा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 1% बराबर हमारा आएगा 12 रुपीज़। CP 100% होता है तो 100% बराबर कितना आएगा 1200। तो जिसका ऑप्शन नंबर जो C दिया हुआ था वो 1200 रुपया दिया हुआ था, जिसका जो इसका CP हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से दिया गया। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। जैसा आपने सेक्शन देखा ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ था, इसके पहले आपका चक्रवृद्धि ब्याज से था, अलजेब्रा से था, और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसी तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेंसुरेशन से लिया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। पढ़े होगे आप √3/4 a² इज इक्वल टू दिया है 24√3। तो देखो √3 से √3 का सेवा समाप्त हो जाएगा। a² की वैल्यू निकालोगे तो 24 का 4 गुना कितना होता है 96, ठीक है। जब a की वैल्यू निकालोगे तो आएगा √196। जब 96 का फैक्टर निकालोगे, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना होगा, तो ये 16 × 4 हो जाता है। और आप देखो 96 का स्क्वायर निकालोगे तो देखो ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है। तो जो हमारा a की वैल्यू आएगा आपका ये हो जाएगा 16√6, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालोगे ये हो जाएगा 4√6। और आपसे पूछा है पेरीमीटर, ठीक। तो इसका परिमाप होता है 3 × a। जैसा कि आप देख रहे हो कि a की वैल्यू 4√6 है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो 3 में 4 × 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12√6 हो जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है और हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बहुत बनता है, और ट्रायंगल से क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ हमारे चैनल में ज्वाइन हुई है, जिसमें हम लोग आपको और तरीके से सिस्टम से बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन, कह रहा है कि 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपये में बेचती है, तो हम एक मोबाइल फ़ोन का CP निकालेंगे। तो 1,88,160 में जब 12 का भाग दोगे तो 15,680 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 12 मोबाइल फ़ोन की कीमत 1,88,160 है, तो SP तो एक का निकालने के लिए हम 12 से भाग दे देंगे, ठीक। और देखो कह रहा है कि भाई जिनका CP 14,056 रुपया है, तो आप पढ़े होगे कि भाई लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कह रहा है भाई 15,680 रुपया में से 14,056 रुपया घटा दो। जब 14,056 रुपया घटाओगे तो लगभग 1,624 रुपया आएगा एक मोबाइल का। एक मोबाइल का जो है CP 1,624 रुपया है, तो पूछा है 12 मोबाइल का CP कितना होगा, तो 1,624 में जब 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A। कुल मिलाकर के ये आपसे गुणा भाग करवाना था। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुणा भाग वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि भाई एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, ठीक। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, किसी भी चतुर्भुज के चारों इंटरनल एंगल अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। हम क्या करेंगे, इस चारों अंतः कोणों को जोड़ेंगे। जब इन सभी बंदों को जोड़ोगे तो आएगा 30 यूनिट बराबर 360 डिग्री। तो 1 यूनिट बराबर आपका आएगा 12 डिग्री। और आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण बताइए, तो सबसे बड़ा कोण देखो 13 डिग्री है, तो एक हिस्सा बराबर 12 डिग्री, तो 13 यूनिट बराबर 12 का जब 13 से गुणा करोगे तो आएगा 156। तो 83 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। 84 में कह रहा है भाई 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 मानक एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिस्टम से 84 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 22/7 मानक एक अपरिमेय संख्या है, तो 84 का आंसर हो जाएगा B। अब हम बात करते हैं 85 का। 85 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग में दो धनात्मक पूर्णांक A और B, जहां A इज ग्रेटर देन B का
हम निकाल सकते हैं। तो क्लास 10th में आप लोग यूक्लिड डिवीज़न पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड और जो भी बोर्ड में आप पढ़ाई करते हो, तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का। यूक्लिड डिवीज़न जो है हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ए। इसके लिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। जैसा आपने बैक टू बैक 2 क्वेश्चन देखा 84 85, तो आपके बिहार पुलिस में कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके केवल नॉलेज को चेक करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि 22/7 एक आपका अपरिमेय संख्या है। 85 यूक्लिड डिवीज़न हमेशा एचसीएफ के लिए करते हैं। चलिए, तो ये था मैथ का सेक्शन। हिंदी की टीचर आज अवेलेबल नहीं है तो मैं हिंदी का भी आपको आंसर बता देता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटे, तो 86 का आंसर ए है। नेताजी को आज नहीं वहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक। 87 वर्डों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्डों का सार्थक समूह जो होता है शब्द कहलाता है। 87 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। अ जो है एक स्वर है। जैसे इंग्लिश में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होता है, वैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है। तो 88 का अ क्या है, एक स्वर है। तो 88 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम बात करते हैं 89 का। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है। व्यवहार और मत जो होता है, व्यवहार को बोलते हैं आचार और मत को बोलते हैं विचार। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। व्यवहार मत को हम लोग शुद्ध भाषा में आचार और विचार भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो 89 का आंसर ए हो गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण ऑप्शन नंबर डी। व्यंजन संधि के जो उदाहरण होंगे उल्लास, संगम और संभावना। तो आपका 90 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 91, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यह काले छापे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसका आंसर डी है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है और व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। सीता जो है व्यक्तिवाचक रूप है, समाज जो हमारा जातिवाचक संख्या के रूप में है। 91 का आंसर डी हो जाएगा। ऐसे 92, बालक ने रोटी खाई, इसका जो परिचय होगा इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। बालक ने रोटी खाई सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष है, भूतकाल और कृतवाच्य है। तो 92 का आंसर डी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखा, सब जानते हैं तुलसीदास ने लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। आइए क्वेश्चन नंबर 94, ठीक। ये आपका दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2005, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिया गया इंग्लिश ग्रामर से। तो सी हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ पर सिंस लगेगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 95, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, पेट्रोल लीटर में बेचा जाता है। तो 95 का ए। 96 का आंसर हो जाएगा सी। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो 96 का आंसर सी हो जाएगा। और 97, 98, 97 से लेके जो हमारे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक, ये हमारे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गए थे। तो 97 का जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी, वाज डूइंग, ठीक है। आई वॉज डूइंग माई होम वर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी। और 98, 99 का जो ऑप्शन मिस्टेक हो गया था इसलिए उसको आपका नंबर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो भी आज आपने टेस्ट दिया उसका सोल्यूशन है और जो भी इसका आंसर सीट होगा कल आप लोग को व्हाट्सअप के माध्यम से हम लोग से हेल्प कर देंगे। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि हम लोग यहाँ बिहार पुलिस का जो है सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है। और सप्ताह में हम लोग 4 सेट दे रहे हैं। 3 दिन के हर दिन के गैप में एक सेट है। और संडे वाला जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अधिक से अधिक लोग जुड़िए और इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनिए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को।